छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और विद्युत एवं विद्युत स्रोत जो 70% का क्वेश्चन है हमारा, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। और भी आगे धारा के प्रकार बताएं, इसकी तुलना करें, विद्युत स्रोत क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है, प्रतिरोध तथा चालकता क्या है, ऊर्जा शक्ति को समझाएं। 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। संधारित्र क्या है, उसके कार्य बताएं। तो हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ 4 नंबर तक का करने की। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने आपको पहले ही बताया कि सेकंड पेपर से भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो इसको सेकंड पेपर को भी देख के थर्ड पेपर को भी आप पढ़िएगा। देखिए, विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा एक ऐसी शक्ति है जिसे आँख से तो आप देख नहीं सकते हैं। तो थेल्स एम्बर साहब ने कांच की बने छड़ से रेशमी टुकड़े को रगड़ने पर उसमें ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचने लगता है। तो यहीं से इनका प्रयोग शुरू हुआ। और फिर इसको हम कहेंगे कि विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर गति करने लगता है, और इसमें चालक में से इलेक्ट्रॉन चार्ज का प्रवाह विद्युत करंट कहलाता है या धारा कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है। डीसी करंट का चूँकि दिशा नियत रहती है, दिशा और मान दोनों, और एसी में ऐसा नहीं होता है, और इसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। इसमें 2 ही टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये डीसी जो है, ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता क्योंकि इसके अंदर आवृत्ति नहीं पाई जाती है। ये डीसी है। दूसरा आपका एसी धारा के डीसी धारा के स्रोत भी आप जान लीजिए। रासायनिक बैटरी है जो घर में आप इन्वर्टर यूज़ करते हैं। बैटरी एलिमिनेटर भी आपका एसी से डीसी बनाता है। इसकी सर्किट भी आपसे पूछता है। फुल वेव रेक्टिफायर बताइए, परिपथ बताइए। अल्टरनेटिंग करंट देखिए, तो अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी, ऐसे एक साइकिल, जैसे आप पैडल मारते हैं साइकिल में, तो ऊपर और एक नीचे, तो ये एक साइकिल होती है। तो यही 1 सेकंड में 50 चक्र करती है। तो इसी को इसीलिए हम कहते हैं 50 हर्ट्ज या आवृत्ति उसकी एसी की है। आप किसी भी मोटर पे देखेंगे 50 हर्ट्ज लिखा होगा, तो 50 साइकिल पर सेकंड होता है वो। तो इसी को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। आप चित्र बना के बता सकते हैं। और एसी में 50 साइकिल पर सेकंड आएगा। और इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर एक बार 0 होता है, यहाँ पर एक बार 0 होता है करंट। तो इस पर करंट दिखाया गया, तो यहाँ मतलब एक साइकिल में 2 बार करंट 0 होती है। तो 50 साइकिल में 100 बार करंट 0 होती है, लेकिन आँख से दिखाई नहीं देती। बल्ब एक बार जल जाता है तो जलता रहता है। लेकिन अगर कहा जाए कि बल्ब 1 सेकंड में 100 बार जल रहा है, बुझ रहा है, तो को मतलब ये फिजिक्स में सही है, लेकिन आँख से इसको देखा नहीं जा सकता। मगर राइट है, 50 बार जल रहा है, 50 बार बुझ रहा है। मतलब ये एक साइकिल में अगर 2 बार है तो 50 हर्ट्ज में 100 बार जलना बुझना हो जाता है उसका। तो ये आप आँख से देख ही नहीं पाएंगे। तो एसी धारा के स्रोत आपके पास है, वही थर्मल पावर प्लांट है, जनरेटर आप घर में यूज़ करते हैं, ये भी इसका स्रोत है। डीसी की अपेक्षा एसी का लाभ यही है कि एसी का उत्पादन जो है हाई वोल्ट तक, 11 किलो वोल्ट तक किया जा सकता है, जबकि डीसी आपकी 12 वोल्ट की है। और एसी को आप दूर तक ट्रांसफार्मर से स्टेप अप स्टेप डाउन करके ले जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इसमें खर्चा भी कम आता है। तो डीसी थोड़ी महंगी पड़ती है, जबकि जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ डीसी ही ज़रूरत हो। जैसे आपका टीवी वगैरह में सब डीसी ही है। तो आर्क वेल्डिंग डीसी से अच्छी मानी जाती है, जो आप वेल्डिंग करते हैं वहाँ पर भी। तो वैसे आजकल का जीवन तो डीसी पर ही निर्भर है, लेकिन एसी का महत्व अपनी जगह है। विद्युत करंट की किस्में कितने प्रकार की होती हैं देखिए। 3 तरह की किस्में हैं इसकी। चालन करंट मतलब धातु में बहने वाली करंट चालन करंट होती है। स्थानांतरण करंट जो अचालक में भी बहती है, क्योंकि अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें बाह्य बल ईएमएफ जिसे कहते हैं, ये लगता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तरफ, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, पॉजिटिव की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इससे कैपेसिटर में इस प्रकार का करंट का प्रवाह होता है। और तीसरा है संवहक करंट, कन्वेक्शन करंट। यह प्रवाह इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव निगेटिव आयन का द्रव या गैस निर्वात में इसमें होता है। जैसे स्पार्क बल्ब है आपका, रासायनिक सेल है, थर्मियोनिक वाल्व है। तो इस प्रकार की चीज़ों में करंट का प्रवाह होता है, इसे हम संवहक करंट कहते हैं। विद्युत वाहक बल क्या है? छोटी छोटी परिभाषाएं हैं कि विद्युत वाहक बल है कि विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा पैदा किया गया वह बल जिसके कारण किसी चालक अथवा सर्किट में इलेक्ट्रॉन प्रवाह स्थापित किया जा सके। तो इसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। अभी हमने स्थानांतर करंट में देखा कि विद्युत वाहक बल के कारण ही इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो इसका मात्रक भी ई है।
और मात्रक वोल्ट है। पोटेंशियल क्या है, किसी विद्युत का वैद्युत स्तर जिससे कि यह पता चलता है करंट का प्रवाह किस ओर से किस ओर हो रहा है, वो उसका पोटेंशियल कहलाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V1 माइनस V2, जहाँ से बह रहा है जहाँ जा रहा है उसके डिफरेंस को हम कहते हैं। तो और पोटेंशियल डिफरेंस EMF में अंतर क्या है भाई, EMF में तो यदि सर्किट में करंट का प्रवाह शून्य हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान शून्य हो जाएगा, लेकिन EMF का मान शून्य नहीं होता। रेजिस्टेंस क्या है, वही सीधी बात है, धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको R से दिखाते हैं। इसका मात्रक ओम है। ओम का नियम भी आपको बताया मैंने सेकंड पेपर में। चालकता भी सेकंड पेपर में बताया है कि चालकता क्या है, 1/R को हम चालकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम का उल्टा मोह हो जाता है। और उसके बाद एम्पियर का मात्रक बताया कि एम्पियर क्या है, I=Q/T। आवेश के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट क्या है, V=W/Q, किए गए कार्य। तो ये कार्य बटा आवेश को हम इसका मात्रक कूलाम हो गया, इसका मात्रक जूल हो गया। तो जूल पर कूलाम भी वोल्ट का मात्रक होता है, वोल्ट भी होता है। तो जूल पर कूलाम भी अगर आ जाए एक नंबर में तो आप उसको टिक मारिएगा। ओम क्या है, रेजिस्टेंस, इसका मात्रक होता है R=V/I या V=IR। ओम का नियम में हम लोगों ने पढ़ा। मोह क्या है, चालकता का मात्रक है, G=1/R। शक्ति और ऊर्जा मैंने सेकंड पेपर में बताया है कि शक्ति क्या है, कार्य करने की दर, W/T। तो यहाँ W जूल में है और T समय में है। तो कार्य करने की दर को हम पावर कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक वाट होता है। बड़ा मात्रक किलोवाट, जैसे आपका पंप सेट का है, मोटर का मात्रक तो हार्स पावर होता है। तो 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है। और उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी भी 2 तरह की होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी और गतिज एनर्जी। और उसके बाद वैद्युत ऊर्जा, वही शक्ति और ऊर्जा आ गया। तो ऊर्जा क्या है, वैद्युत ऊर्जा बराबर किया गया कार्य। तो वैद्युत ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य E=W। तो इसको हम जूल भी कह सकते हैं, वाट घंटा भी कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 यूनिट बराबर वाट गुणे घंटा बटा 1000। अगर एक पंखा आपका 150 वाट का है, 10 घंटे चल रहा है, तो 15 × 10 बटा 1000, मतलब इतनी यूनिट खाएगा। आप महीने भर का कैलकुलेट कर सकते हैं कि 30 दिन कितना चला। अगर एक दिन 1 घंटा चल रहा है तो 30 दिन में 30 घंटा चलेगा। तो 30 गुणे पंखे का वाट 150 है, तो 150 × 30 बटा 1000। इस तरह से आप, जैसे यहाँ दिया है कि 1.5 किलोवाट हीटर जो है आपका किलोवाट है, 1.5 किलोवाट से मतलब इसमें 1000 का गुणा कर दीजिए तो ये 1500 वाट हो जाएगा। और ये आधा घंटा रोज़ चल रहा है, 1 माह तक चल रहा है, तो 1 माह में 30 दिन होते हैं, आधा कर दीजिए 15 घंटा हो गया। तो 1500 × 15 बटा 1000, मतलब वो हीटर कितना खाएगा महीने में, 22.5 यूनिट। इस तरह से आपका यूनिट भी आता है। मैं इसको पेज में भी देता हूँ छात्रों। और संधारित्र मैंने पहले आप सेकंड पेपर में बताया, कैपेसिटर क्या होता है, धातु की 2 प्लेटें होती हैं और इनके बीच में इंसुलेशन पदार्थ भरा जाता है, और ये एक युक्ति है जिसे हम कैपेसिटर कहते हैं। और इसका सिद्धांत वही है कि कैपेसिटर एक बैटरी के साथ अगर आप जोड़ दें तो कैपेसिटर में पॉजिटिव निगेटिव ये जो है इसमें आवेश को वो संचित कर लेता है और ज़रूरत पड़ने पर छोड़ता है। जैसे ये देखिए, पॉजिटिव बैटरी की पॉजिटिव से जोड़ दिया गया, नेगेटिव से जोड़ दिया गया, तो ये आवेश को संचित कर लेगा। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, तो वही इस कैपेसिटर की धारिता क्या होती है कि जितने आवेश की आवश्यकता पड़ती है वो विद्युत संग्रह करने के, आप कह लें कि विद्युत को, आवेशों को संग्रह करने के गुण को धारिता कहते हैं। तो C = Q/V, ये मैंने सेकंड पेपर में दिया है, आवेश बटा विभवांतर। इसका मात्रक फैरड है, और फैरड भी है। आवेश का मात्रक कूलाम, प्रति विभवांतर का मात्रक वोल्ट, ये भी है। 1 फैरड बराबर 10⁻6 माइक्रोफैरड, और 1 माइक्रोफैरड उल्टा कर दीजिएगा तो 10⁻⁻6। तो माइक्रोफैरड में ही आपको कैपेसिटर मिलता है। मिली में 10⁻⁻3, माइक्रो में 10⁻⁻6, मिली माइक्रो, नैनो में आपका 10⁻⁻9 और पीको में 10⁻12। इस तरह से पीको फैरड भी होता है। ये कैसे काम करता है, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है। पहले ये आवेश को लेता है और फिर उसके बाद आवेश को छोड़ता है। इसे हम कैपेसिटर का DC सिद्धांत भी कहते हैं। और
कैपेसिटर की निर्भरता किस पर करेगा, तो जो कैपेसिटर में प्लेट का क्षेत्रफल, ये भी बताया मैंने सेकंड पेपर में, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी और उसके बीच में रखे गए परावैद्युतांक पदार्थ के ऊपर निर्भर करेगा। C समानुपाते A, C समानुपाते 1/D, C समानुपाते R, इस तरह से। और कैपेसिटर का काम वही है, डीसी सप्लाई को रोकता है और एसी सप्लाई को पास होने देता है। फिल्ट्रेशन में इसका काम होता है। दो विभागों को अलग करना होता है तो वहाँ भी काम होता है। और इसका वर्गीकरण करें तो आप देखें, कुछ फिक्स कैपेसिटर होते हैं, उनका मान निश्चित है 10 माइक्रोफैरड, और कुछ होते हैं परिवर्तनीय और कुछ होते हैं समायोजनीय। तो स्थिर कैपेसिटर में आपका माइका होता है, सिरेमिक होता है, पेपर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, तेल का कैपेसिटर होता है। माइका आपका अलग अलग भी आप डिस्क्राइब, मैं पेज दे देता हूँ, और इनकी रेटिंग भी उसके ऊपर लिखी रहती है पिकोफैरड में और वोल्ट में, 150 से 400 वोल्ट डीसी तक, ऐसे मतलब उसके ऊपर लिखा रहता है हर कैपेसिटर के ऊपर। उसके बाद अगर हम देखें इसके अंदर इम्पॉर्टेंट, तो समायोजनीय कैपेसिटर होते हैं, ये ट्रिमर और पैडर टाइप के होते हैं। ट्रिमर का मतलब होता है कि आप इसको कम ज़्यादा, देखिए यहाँ पे ये कम ज़्यादा घुमा के इसको कर सकते हैं, ट्रिमर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और परिवर्तनीय जो होते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है गैंग कैपेसिटर किसे कहते हैं। तो गैंग कैपेसिटर आपका रेडियो में लगा रहता है स्टेशन पकड़ाने के लिए, देखिए इस तरह से होता है। ये कैपेसिटर जो है इसको आप घुमा घुमा के, जैसे पंखे में रोटरी स्विच होता है प्रतिरोध वाला, उसी तरह से ये भी होता है गैंग कैपेसिटर। इसके अंदर कई कैपेसिटरों का मान रहता है। और कैपेसिटर में क्षतियाँ होती हैं, रेजिस्टेंस का लॉस होता है, लीकेज का लॉस होता है, डाई इलेक्ट्रिक जो इसके अंदर पदार्थ भरा रहता है उस पर होता है। कैपेसिटर में जो है, कैपेसिटर और ताप में अगर संबंध देखें तो पॉजिटिव ताप गुणांक वाले कैपेसिटर समानुपाती होते हैं, और निगेटिव ताप गुणांक वाले कैपेसिटर जो होते हैं ये 1/C समानुपाते T होता है, और C समानुपाते 1/T होता है निगेटिव। और शून्य वाले जो होते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 3 तरह के कैपेसिटर ताप गुणांक के साथ काम करते हैं। उसके बाद वायु का स्थिर जो परावैद्युतांक मान होता है वो 1 होता है, हमेशा याद रखिए इस चीज़ को। और इनका संयोजन वही मैंने आपको सेकंड पेपर में बताया है, कैपेसिटर श्रेणी क्रम में अगर आप इस तरह से जोड़ेंगे तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। इसका सूत्र ठीक रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है। तो C बराबर 1/1, देखिए यहाँ ये फार्मूला आ गया आपका, 1/C बराबर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर 3 कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हैं तो इसी तरह से 1/3 1/3 1/3 करके 3/3 उल्टा कर दीजिए, एक मान आ जाएगा C का। इस तरह के सवाल भी पूछता है। श्रेणी क्रम में अगर आप इसको जोड़ेंगे तो वही ठीक उल्टा हो जाएगा, मतलब C बराबर, ये श्रेणी क्रम में हो गया। समानांतर क्रम में आप जोड़ेंगे तो देखिए इस तरह से वही जोड़ना दिखाया आपको, जिस तरह से प्रतिरोध का था, हमने कैपेसिटर भी दिखाया है। तो इसका फार्मूला C = C1 + C2 + C3। अगर आपको सवाल दे दिया कि 4 कैपेसिटर जो है सीरीज में जुड़े हुए हैं तो चारों को जोड़ दीजिए, C तुल्य प्रतिरोध आपसे पूछेगा तो तुल्य प्रतिरोध आपको मिल जाएगा। आसान है ये सेकंड पेपर से जुड़ा हुआ है। उसके बाद सीधे हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में देखिए आपको सवाल भी छोटे छोटे आते हैं इसके अंदर, जो इम्पॉर्टेंट है कि समानांतर क्रम में कैपेसिटर क्रमशः इतने इतने हैं और जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से निकाल लीजिए 1/C1 करके। मैं इसको पेज में देता हूँ आपको, और समांतर क्रम में तो सीधे जोड़ दीजिए जो मैंने अभी आपको बताया। वीडियो लंबा हो रहा है छात्रों, मेनी थैंक्स। 2 चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं। और इधर हम इम्पॉर्टेंट में अगर देखें तो गैंग कैपेसिटर को समझाएं, कैपेसिटर एवं ताप में संबंध को समझाएं, कैपेसिटर के संयोजन एवं प्रकार बताएं। ये करीब 8 क्वेश्चन इसके अंदर के कवर हो जाते हैं हमारे। 1-1 नंबर 2-2 नंबर के सवाल यही रहेंगे आपके। मेनी थैंक्स।